हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रही हूँ। टॉपिक सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो जीडीसी का हो, जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर एनटीए नेट का हो, ठीक है, या फिर पीजीटी का हो। उसमें इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक की आपकी जो क्लासेस हैं वो 2-3 वीडियोस में आएंगी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी क्वेश्चनिंग होती, कहाँ से होती है और किस तरीके से होती है, कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ ये भी मैं बताती चलूंगी। तो आज हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास की। ठीक है, हम बात करेंगे वृद्धि एवं विकास। एग्जाम में वृद्धि से, विकास से, इन दोनों से क्वेश्चनिंग होती है। इनके जो सिद्धांत हैं उनसे भी क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ठीक से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आज जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात होगी। ठीक है, ग्रोथ की बात करेंगे कि आखिर वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो आप, एक छोटा सा शिशु होता है, जो एक अवस्थाएं जो बांटी गई है मानव विकास की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो जो अवस्थाएं बांटी गई है, तो उनमें जो बच्चे का जो एक अवस्थाओं में, इनमें जो एक परिवर्तन होता है, यानी कि शैशवावस्था से बालक जो होता है किस अवस्था में प्रवेश करता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से आता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था से आता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो जो किसी भी बच्चे की जो इन अवस्थाओं में जो क्रम से एक परिवर्तन होता है, वो सब किसके कारण होता है? वृद्धि और विकास के कारण ही ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अब क्लासरूम में क्या आवश्यकता पड़ गई? एक शिक्षक के लिए किसी भी छात्र की वृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूरी पूरी सही सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए ये जो पॉइंट है, ये चैप्टर है जो आपके सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि जो हर अवस्था जो है, सबकी जो विकास, वृद्धि और विकास की जो दर होती है, क्या होती है, उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास की जो दर होती है बच्चे की, वो दूसरी होती है, बाल्यावस्था में दूसरी होती है, किशोरावस्था में दूसरी होती है, और प्रौढ़ावस्था में भी दूसरी होती है। तो इसका जब समुचित जानकारी एक शिक्षक को जब तक नहीं होगी, तब तक वो क्लासरूम में जाकर टीचिंग कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और वृद्धि और विकास की दर को ही ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। हर अवस्था के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, और उनके लिए उनका वृद्धि विकास में कौन कौन सी चीजें सहायता पहुंचाती हैं, उन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वृद्धि की, कि वृद्धि क्या है। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि की कई सारी विशेषताएं दी होंगी, और उनमें से सही विशेषताओं का चुनाव करके आपको आंसर देना होता है। इस तरीके की एक क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है। तो वृद्धि क्या है और वृद्धि में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले शरीर के अंग, शरीर के अंगों के भार में वृद्धि। शरीर के अंगों के भार में वृद्धि, और दूसरा भार के साथ आ जाएगा आकार में वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि क्या है कि बच्चे का जो शरीर होता है, उसके जो शरीर के, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो अंग जो हैं, उनमें क्या हो रहा है, एक तरीके से अंगों का में वृद्धि हो रही है, उसके भार में वृद्धि हो रही है, यानी कि शारीरिक जो बनावट है उसमें धीरे धीरे धीरे
धीरे कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, और ऐसा परिवर्तन जो आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, और जो पूरी तरीके से नापा जा सकता है या मापा जा सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे की ऊंचाई बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो उसको हम नाप सकते हैं। उसके भार में वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो उसको भी हम पूरी तरीके से नाप सकते हैं। तो सीधे सीधे कह लीजिए कि वृद्धि ऐसा परिवर्तन, यानी कि बच्चे के शरीर का ऐसा परिवर्तन जो हमें दिख रहा है, ठीक है, जो हमें सामने से दिख रहा है और जिसको हम नाप सकते हैं, वो क्या है, वृद्धि है। ठीक, अब हम ने 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए कि वृद्धि का यहाँ पर बात कर सकते हैं, स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है, ठीक है, यानी कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब वो बाह्य है। ठीक, अब वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, कुछ समय बाद रुक जाती है, ठीक है। ये वृद्धि की विशेषता है कि जो शारीरिक अंगों का जो विकास होता है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक, उनमें आप भार और दूसरा जो आपका मेन क्या लेते हैं कि जो दांतों का विकास होता है, उन 2 को छोड़कर, यानी एक निश्चित आयु तक तो 28 दांत तो सबके आ जाते हैं, बाकी जो 4 पीछे के कहते हैं कि इनको अक्ल दाढ़ बोला जाता है, वो एक निश्चित उम्र के बाद कुछ लोगों में आते हैं, कुछ लोगों में नहीं भी आते हैं। लेकिन तो केवल भार जो होता है मनुष्य का जीवन पर्यंत घटता बढ़ता रहता है, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो पूरे शरीर की जो वृद्धि होती है, एक निश्चित समय के बाद ये पूरी तरीके से रुक जाती है, यानी कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब एक अगला जो पॉइंट है, जो ये विकास है, यहां पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा, विकास में वृद्धि सम्मिलित है, ठीक है, विकास में वृद्धि सम्मिलित है, ठीक है। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक, मान लीजिए कि एक पार्ट है छोटा सा, और विकास में यानी कि मानव शरीर का जो पूरा का पूरा विकास होता है, वृद्धि विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती है। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि जो वृद्धि होती है इसका कोई निश्चित क्रम या निश्चित दिशा नहीं होती, कि मतलब वृद्धि जो है एक बच्चे में इसी क्रम में होगी या इसी दिशा में होगी, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है। और इसके साथ साथ प्रत्येक बच्चे की वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। हर बच्चे की वृद्धि, जितने भी बच्चे होंगे उनकी वृद्धि दर जो होती है, यानी कि आप देखते होंगे कि कोई बच्चा होता है कि उसमें किसी अंग का विकास जल्दी हो जाता है, किसी की लंबाई जल्दी बढ़ती है बच्चे की, किसी की जो और शारीरिक अंगों का विकास है ना, किसी का मस्तिष्क बहुत तेज तीव्रता से विकास करता है, किसी बच्चे का धीमी गति से विकास करता है, ठीक है। उसकी शारीरिक बनावट जो भी है, बच्चे की वजन किसी का जल्दी बढ़ता है, किसी का धीमे से बढ़ता है, किसी बच्चे के दांत जल्दी आ जाते हैं, किसी के देर से आते हैं। तो इसमें ये सीधे सीधे स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि प्रत्येक बालक की, यानी कि हर एक बच्चे की वृद्धि दर जो होती है वो पूरी तरह से भिन्न भिन्न होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही डेट में, एक ही समय में जिन 2 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनके शरीर का विकास भी समान गति से होगा, वो पूरी तरीके से भिन्न होता है। फिर अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वृद्धि पर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आप किसी भी बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हैं या फिर उसको किसी तरीके का शिक्षण दे रहे हैं, उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उससे उसकी वृद्धि पर कोई भी असर नहीं होता। जिस बच्चे की जितनी वृद्धि होनी है, उसके शरीर की कहते हैं कि जितना भी जिन अंगों के आकारों में वृद्धि होनी है वो निश्चित समय आने पर वो हो जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं कह लीजिए कि वंशानुक्रम का इस पर प्रभाव जरूर होता है, क्योंकि जो बच्चा जेनेटिक लेकर पैदा हुआ है, यानी कि कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चे अगर उनकी हड्डियों का विकास थोड़ी देर से होता है तो देर से चलना शुरू करते हैं। तो अगर आप पीछे उनकी हिस्ट्री में जाइए तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के सामने ये समस्या होगी कि उन्होंने देर से चलना शुरू किया होगा या उन्होंने देर से बोलना शुरू किया होगा। तो
जो वृद्धि होती है वो वंशानुक्रम से संबंधित होती है, यानी कि किसी तरीके के शिक्षण या प्रशिक्षण का उस पर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट थे वृद्धि के बारे में जो मैंने आपको क्लियर किया है आज यहाँ। तो एग्जाम में जो क्वेश्चनिंग होती है, सबसे पहले तो एक पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा ये वाला कि वृद्धि में विकास नहीं निहित होता है, जबकि विकास में वृद्धि निहित होती है। ठीक है, ये पॉइंट एक याद रखिएगा। दूसरा, इनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि अभिवृद्धि क्या होती वृद्धि जो होती है वो उसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, उसे नापा जा सकता है। वृद्धि बाह्य होती है और वृद्धि एक निश्चित समय आने पर क्या होती है, रुक जाती है। और वृद्धि का कोई भी निश्चित क्रम या निश्चित दिशा नहीं होती है और वृद्धि पर किसी भी तरीके के शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसमें दो क्वेश्चनिंग आपको मिलेंगी, एक तो विशेषताओं की और दूसरा ये जो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। और अगला जो क्वेश्चनिंग होती है विकास से होती है, वृद्धि और विकास में अंतर से होती है और इनके सिद्धांतों से होती है। तो वो आगे आने वाली क्लासों में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और नोट्स बनाते चलिए। जो जो क्वेश्चन मैं बताती चल रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे हर क्लास का, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद है सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।